नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम क्यूरेटर। आप लोगों को हमारा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने पहले उस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो पे मैंने बताया था कि आज से मैं एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर है उसको प्रॉपर डिस्कस करूँगा। तो आज मैं पहला लेक्चर लेके आ गया हूँ इकोनॉमी का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एसएससी जीडी इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके साथ पूरा का पूरा ऑप्शन भी डिस्कस होगा और भी क्या आ सकता है, क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट करता है एंड इसका ऑप्शन के साथ भी रिपीट करता है। ठीक है, अब सिलेक्शन होके रहेगा। शायद 1 महीने 2 महीने से भी कम समय है, तो और देर नहीं कर सकते हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। As per RBI, in India, service sector account for dash of the GDP in 1980। सर्विस सेक्टर इंडिया में कितना कंट्रीब्यूट करता था 1980s के टाइम पे? सही जवाब है 38.6%। देखो, जैसे आप लोगों को पता है कि टोटल 3 सेक्टर हमारे मतलब मोटा मोटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग। बहुत डिवीजन कर सकते हैं, पर ये मतलब प्राइमरी सेकेंडरी पे आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है एंड थर्ड पे आता है सर्विस सेक्टर। देखो, ये 1980s का बात है, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन है अराउंड 38 और 40% अराउंड, आप मोटा मोटी पकड़ सकते हो। उसके बाद 1991 पे आपका लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन मतलब एलपीजी रिफॉर्म आया था। उसके बाद तो धमाके से पूरा धड़ल्ले से सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होने लगा, क्योंकि कंप्यूटर होने लगा, इकोनॉमी ओपन होने लगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा 38%। चलो नेक्स्ट। What type of unemployment will be generated by the agriculture sector in case when its employ additional laborer only for some time of the year like harvest season? यहाँ पर बोला, देखो इस जगह पे ध्यान दो, ओनली फॉर सम टाइम ऑफ द ईयर मतलब कुछ समय के लिए लेबरर को हायर करने वाला। ये किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है? अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप से बहुत क्वेश्चन आता है एसएससी में। इसका सही जवाब रहेगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब सीजन बाय सीजन वेरी करेगा अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब हार्वेस्ट सीजन होगा, जब फसल की कटाई होगी, वहाँ पर लेबरर का जब जरूरत था तब हो गया एंड उसके बाद लेबरर को छटा दिया। तो इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब काम है तब आना, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए। ओके, चलो फिर दूसरा ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। देखो, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब क्या है? क्योंकि आप इसका एक एग्जाम्पल पकड़ के मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये आपका एक खेत है, इस खेत पे आप 3 भाई काम करते हो, 3 लोग आप काम करते हो, और एक भाई, फिर क्या हुआ कि और एक भाई बाहर से आया, फिर इंक्लूड हो गया, आप 4 लोग हो गए। काम वैसा ही हो रहा है, मतलब कोई प्रोडक्टिविटी का कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब वो एक लेबर एक वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। तो इसके लिए क्या कि इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को आप बता सकते हैं कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा एक बंदा आया उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। ठीक है, ये है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होगा कि इकोनॉमी का जो बूम और बास्ट का सीजन आता है, उस टाइम पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, इकोनॉमी ग्रो भी करता है। पर जब कोविड के टाइम कुछ आया ना, कुछ लोगों का छटाई हो गया, बहुत लोगों का नौकरी चली गई। इस टाइप से मतलब इकोनॉमी का सीजन मतलब उस एक साइकिल के वाइज वेरी करता है। मतलब एक साइकिल पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एक साइकिल पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इस टाइप को बता सकते हैं कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये लास्ट वाला स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कि आपके पास स्किल नहीं है। सपोज आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपको अभी जो एआई का ज़माना है, आपको एआई पे काम करना नहीं आता, चैट जीपीटी आपको चलाना नहीं आता, तो फ्यूचर तो यही है ना। तो आप अगर ये स्किल एक्वायर नहीं कर पाओगे तो आपका नौकरी नहीं रहेगा। तो इस टाइप से जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए उसको बता सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए डैश इज द डिपॉजिट अकाउंट ऑप्टेड फॉर
बाय मेनी हु विश टू सेव सर्टेन पार्ट ऑफ देयर अर्निंग। देखो ये अगर आप लोग ऑप्शन भी एलिमिनेट करोगे तो ये इसका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डिपॉजिट अकाउंट ऑप्टेड बाय मेनी हु विश टू सेव, देखो यहाँ पर सेव लिखा हुआ है इसीलिए इसका आंसर होगा सेविंग्स अकाउंट। हम लोग पैसा थोड़ी बहुत जो बचाते हैं वो सेविंग्स अकाउंट पे रखते हैं, सर्टेन पार्ट ऑफ देयर अर्निंग, तो इसीलिए इसका सेविंग अकाउंट होगा। एंड दूसरा शेयर, लोन, डिवेंचर, ये यहाँ पे तो हम लोग सेव नहीं करते ना, सेव करते हैं सेविंग्स अकाउंट पे, तो इसीलिए इसका जवाब, सही जवाब होगा सेविंग्स अकाउंट। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एनहेंस। एक्सपोर्ट ऑफ गुड एनहेंस मतलब आप अगर गुड्स का एक्सपोर्ट करोगे तो आपका क्या बढ़ेगा? इसका सही जवाब है फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपको उसके बदले में फॉरेन करेंसी मिलेगा, डॉलर, यूरो वगैरह। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों का देश का जो फॉरेन रिजर्व है जो आरबीआई मैनेज करता है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following was one of the main objective of 7 5-year plan? 7वां जो 5-year प्लान था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब किस लिए लाया गया था? इसका सही जवाब है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन का मतलब जो दाल चावल, नहीं दाल चावल तो खाने के बाद हो गए, चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ये सब का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो 7/5 ईयर प्लान का ये एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फिर आता है कि और ऑप्शन को देख लेते हैं। इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का इसका ये कौन सा 5 ईयर प्लान पे इंक्लूड था? इसका सही जवाब है ये 8th 5 ईयर प्लान पे इंक्लूड था। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी को हटाना, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये है 5th 5 ईयर प्लान। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, इसका सही जवाब होगा, मतलब आंसर होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने का बात किया गया था। ओके, नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट आर एज दे डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट आर डैश एज दे डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। इसका सही जवाब है नॉन रिडीमेबल। रेवेन्यू रिसिप्ट नॉन रिडीमेबल है क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट पे जो आता है ना वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सीएफआई, एंड सीएफआई से पैसे निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। उसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 पे आपको आर्टिकल को प्रयोग करना पड़ेगा फाइनेंशियल बिल के लिए। उसके बाद आर्टिकल 110 मनी बिल, ये सब करके पार्लियामेंट अप्रूवल के बाद ही आपको पैसे मिलेगा, कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसे निकाल सकते हो। तो इसीलिए रेवेन्यू रिसिप्ट नॉन रिडीमेबल है। ओके, नेक्स्ट, चलो अभी बजट का कुछ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारा पोर्शन डिस्कस हो जाएगा। बजट, देखो बजट का मोटा मोटी 2 पार्ट है, एक पार्ट है रेवेन्यू, दूसरा पार्ट है कैपिटल। रेवेन्यू का भी फिर से 2 पार्ट है, चलो काला चेंज कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल का भी 2 पार्ट है सेम, कैपिटल रिसिप्ट मतलब इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट पे क्या आएगा? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों। टैक्स मतलब क्या? कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, जो कर से गवर्नमेंट इनकम करता है, टैक्स से जो इनकम होता है उसको टैक्स रेवेन्यू करता है। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या? नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब देखो गवर्नमेंट बहुत कुछ बेचता है, क्योंकि बेचता है योजना, कुरुक्षेत्र जो मैगजीन वगैरह होता है, इंडिया ईयर बुक, ये सब बेचता है। पोस्ट ऑफिस का जो स्टैम्प है वो गवर्नमेंट बेचता है, उसको बेच के जो पैसा मिलता है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू में गिना जाता है। फिर आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पे क्या? सैलरी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आपका आता है। एंड डे टू डे ऑफिस चलाने में जो खर्चा वगैरह आता है वो सब भी
मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। फिर गवर्नमेंट स्कीम चलाने में जो पैसे इंक्लूड होगा, मतलब सब्सिडी देने के लिए, ये जो सब कुछ है ये एक्सपेंडिचर पे आएगा। फिर आता है कैपिटल रिसीट पे। कैपिटल रिसीट पे क्या, बोरोइंग, मतलब किसी से उधार लेना। ओके, उसके बाद देखिए डीसी इन्वेस्टमेंट, जैसे सब कुछ बेच रहा है ना गवर्नमेंट, रेलवे बेच रहा है, मतलब रेलवे का डीसी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो जो लॉस मेकिंग पीएसयू है उसको बेच रहा है, डीसी इन्वेस्टमेंट। इसको बेच के जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसीट पे आएगा। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नया रोड बनाना, नया नया एयरपोर्ट बनाना, मतलब और नया बिल्डिंग बनाना, स्कूल वगैरह बनाना, ये सब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो ये छोटी तरह से मैं मतलब पूरा बजट को डिस्कस कर दे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन फंसता है, बहुत क्वेश्चन। इसको अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार इसको पॉज करके देख लेना, एंड अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं फिर से और एक दिन अच्छे से समझा दूंगा एग्जाम्पल लेके और भी। चलो नेक्स्ट, द प्लान बिटवीन 5 ईयर प्लान एंड 6 5 ईयर प्लान, इसको क्या कहा जाता है, मतलब 5वां 5 ईयर प्लान एंड 6 5 ईयर प्लान के जो बीच का टाइम है उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रोलिंग प्लान। सही जवाब है इसका रोलिंग प्लान। मतलब क्या है, इस टाइम पे ना कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई थी, वहाँ पे जनता गवर्नमेंट का राज आ गया था, तो जनता गवर्नमेंट में 5 ईयर प्लान को एबोलिश करके वो सिंगल ईयर का प्लान लेने लगे, तो इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। इसका टाइमलाइन कभी कभी पूछ लेता है, इसका टाइमलाइन है 1978 to 83। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इनटू जीडीपी इज कॉल्ड। हर एक सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, उसको क्या कहता है। इसका सही जवाब है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, बस सेक्टोरल कंपोजिशन, दोनों ही सही जवाब होगा, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन और सेक्टोरल कंपोजिशन। हर एक सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके लिए स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। नेक्स्ट, while computing the national income dash is taken as a factor। नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट किया जाता है तो किसको लिया जाता है एज ए फैक्टर। इसका सही जवाब है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट को गिना जाता है, क्योंकि आप जितना एक्सपोर्ट करके मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करके जो पैसा मिलेगा वहाँ से ही नेशनल इनकम आपका कैलकुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश इंडस्ट्री कवर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन। ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो सबको आता होगा अगर आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो। ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, बाकी फर्टिलाइजर, कैनल इरिगेशन, जूट प्रोसेसिंग, ये तो कतई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया इन व्हिच ईयर वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्कीम लॉन्च। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्कीम लॉन्च्ड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं एडवाइस करूंगा कि आप स्किप कर दो, क्योंकि आप इतना पुराना आप याद नहीं रख सकते। इसका सही जवाब है 2004 इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट, बजट डॉक्यूमेंट क्लासिफाई टोटल एक्सपेंडिचर इनटू। बजट डॉक्यूमेंट्स पे जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसका सही जवाब है प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। पहले के टाइम पे बजट डॉक्यूमेंट्स को इस दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, प्लान्ड एंड किया जाता था, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अभी इसको एवोलिश कर दिया है 2011 से, मतलब सी रंगराजन कमेटी के एडवाइस से सी रंगराजन कमेटी ने एडवाइस किया था कि प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को एबोलिश कर दो, अभी इस तरह से बजट को क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो तब से ये एबोलिश हो गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड ए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंटाइटल्ड नेशनल बी एंड हनी कीपिंग मिशन व्हिच इज एसोसिएटेड टू डैश रेवोल्यूशन। किस टाइप का रेवोल्यूशन से ये नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन एसोसिएटेड है। सही जवाब है स्वीट रेवोल्यूशन, मतलब मीठा रेवोल्यूशन। देखो हनी
ऑप्शन है, मतलब इसको देख के हानि लगा मत देना, क्योंकि हानि मिशन मेंशन किया गया है। एंड स्वीट रेवोल्यूशन जो है वो हानि से ही रिलेटेड है, बी कीपिंग से। ओके, नेक्स्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5 year प्लान। এটা 5 year प्लान। फर्स्ट 5 year प्लान कब लॉन्च हुआ था? सही जवाब है 1951। अरे 1951 में फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च किया। देखो इस टाइम पे दो तीन कॉन्फ्यूजन होता है इस जगह पे 5 year प्लान पे। 5 year 1950 पे हुआ था आपका प्लानिंग कमीशन। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। एंड 1952 पे आया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये बहुत कॉन्फ्यूजिंग होता है, फर्स्ट 5 year प्लान कब लॉन्च हुआ था, एंड प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल, मतलब इसको शॉर्ट में कहा जाता है एनडीसी। इस तो उसको ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट, प्राइमरी रॉ मटेरियल ऑफ शुगर इंडस्ट्री। चीनी के लिए जो रॉ मटेरियल क्या होता है? सही जवाब है शुगर केन। ये तो बच्चे को पता होगा, अगर पढ़ाई नहीं भी करोगे तो भी पता होगा। चलो नेक्स्ट। Which means of the transport is now being used to transfer crude oil, petroleum product and natural gas? Which means of transport? इसका सही जवाब है पाइपलाइन। देखो अभी पाइपलाइन से गैस भी ट्रांसफर हो रहा है, पेट्रोलियम, ऑयल, सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है। एंड अगर इसको नहीं भी पता फिर भी ऑप्शन से एलिमिनेट। देखो बस से कौन नेचुरल गैस ट्रांसफर करता है? एयरवेज से पेट्रोलियम कौन ट्रांसफर करता है? केबल से तो नहीं होगा, केबल से इंटरनेट वगैरह होता है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, पाइपलाइन। ओके, नेक्स्ट। Prior to country's independence, India was particularly known for its dash industry. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया किस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था? सही जवाब है इसका हैंडीक्राफ्ट। देखो हैंडीक्राफ्ट चरखा गांधी जी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सैंपल सर्वे फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? कौन सा संस्था आपको पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने के लिए सैंपल कलेक्ट करता है? इसका सही जवाब है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक बात ध्यान रखना, अभी एनएसएसओ नहीं है, अभी एनएसएसओ को और सीएसओ को, जो ऊपर ऑप्शन है सीएसओ, इस दोनों को मार्च करके एनएसओ, ठीक है, एनएसओ हो गया है। अभी एनएसएसओ नहीं है। एनएसओ ये वही एनएसओ है जो आपका इन्फ्लेशन का डाटा निकालता है, जो हर कुछ दिन पे आता है ना, कि हर एक महीने की इन्फ्लेशन अभी इतना परसेंट 4% क्रॉस कर गया, ये सब ये वो एनएसओ ही करता है। एंड ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फिर से बताता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच टोटल वर्ल्ड सरफेस एरिया? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन, मतलब जियोग्राफी का क्वेश्चन होना चाहिए, पर इकोनॉमी में आ गया। इसका सही जवाब तो पता ही होगा, 2.4%। 2.4% इंडिया का लैंड मास है टोटल वर्ल्ड लैंड मास से। नेक्स्ट, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021, डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटाइटल complain where the value of goods and services paid as consideration। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021 से 21 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितना रुपए तक का फाइन मार सकता है, मतलब कितना रुपए के अंदर डिस्प्यूट होगा तो वो लोग डील कर सकते हैं। इसका सही जवाब है, मतलब 1 करोड़ से नीचे जितना भी डिस्प्यूट है, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास इसका जुरिसडिक्शन है इसके रिगार्डिंग एक्ट करने का। ओके, नेक्स्ट। डैश इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल
ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फार्म्स इन द इकोनॉमी। ये तो इकोनॉमी जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होगा। इसका सही जवाब है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही क्वेश्चन आया है इस इकोनॉमी में। डैश डैश, इधर एनपीएस, एनपीएस का फुल फॉर्म बताना होगा। इज ए वॉलेंटरी डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम to enable the subscriber to make optimum decision regarding their future through systematic savings। सॉरी, ये एनपीएस क्या है? इसका सही जवाब है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन, पहले जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकारी पेंशन देता था, अभी क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब नौकरी करेगा उस टाइम पे उसको अपने नौकरी का कुछ हिस्सा एनपीएस पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एंड आधा दूसरी तरफ से गवर्नमेंट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, शायद 10% या 12% होगा। ठीक है, तो इसको एनपीएस कहा जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेक्स्ट, व्हिच 5-year प्लान वाज रनिंग ड्यूरिंग इंडिया 1971 इंडो पाक वार। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब 1970 वार पे जो युद्ध हुआ था उसके टाइम कौन सा 5-year प्लान चल रहा था? इसका सही जवाब है 4th 5-year प्लान। 4th 5-year प्लान का टाइम पीरियड आप अगर देखोगे 1969 टू 1974, तो इस टाइम पे 4th 5-year प्लान चल रहा था। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ऑप्टेड फ्रॉम डैश मिड अप टू मिड, मतलब फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था किस टाइम पे आया था? इसका सही जवाब है मिड 1960 से मिड 1970 तक फर्स्ट फेज चला था ग्रीन रेवोल्यूशन का, जहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड दिया गया था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी साइड पे, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को भी मिला था इस टाइप पे। ओके, नेक्स्ट, द डैश हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू बैंक नोट। बैंक नोट जो हम लोग पैसा यूज करते हैं ना नोट पे, वो कौन इशू करता है? सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई नोट इशू करता है, जो हर तरफ का नोट। बट जो कॉइन होता है ना, कॉइन एंड 1 रुपी नोट, सॉरी क्या हो गया, सॉरी, अरे एक सेकेंड, हाँ, कॉइन एंड 1, इधर लिख देता हूँ, कॉइन एंड 1 रुपी नोट, 1 रुपया का जो नोट है वो इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार इशू करता है, एंड 1 रुपी नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, एंड बाकी सब जो नोट है वो आरबीआई इशू करता है। वहां पे आप लोगों को देखोगे गवर्नर का साइन मिलेगा आरबीआई का। नोट, किसी भी नोट उठा लो 1 रुपए को छोड़ के, वहां पे आपको गवर्नर का साइन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये भी पूछा है पिछली साल, देखो कहाँ से आ जाता है। मोहम्मद यूनिस सही जवाब होगा इसका, मोहम्मद यूनिस। इसने ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को फॉर्म किया था, एंड इसको इसीलिए 2006 पे नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, पीस प्राइज। ओके, नेक्स्ट, थीम ऑफ 11th 5-year प्लान, 11वां 5-year प्लान का थीम क्या था? सही जवाब है टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, ये कौन सा आर्टिकल पे मेंशन है? चलो पॉलिटी का एक सवाल, पता है किसी को? पता है तो कमेंट में बताओ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ये है आर्टिकल 39 पे मेंशन है, इक्वल पे एंड इक्वल वर्क। ये मेंशन है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, जो नॉन एनफोर्सेबल है, नहीं नॉन एनफोर्सेबल मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसीडर्ड टू बी द डैश ऑफ ट्रेड। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इन कंसीडर्ड टू बी द डैश ऑफ ट्रेड। सही जवाब है वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम का आप ट्रेड करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका प्राइस डिसाइड होगा।
ओके, वैल्यू डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग, तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा वॉल्यूम। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट। नॉट बोला है, नॉट, चलो मैंने करा दिया ये भी, जिसने वीडियो पूरा देखा है वो कर पाओगे, अभी डिस्कस किया है पहले 2-3 क्वेश्चन के अंदर। इसका सही जवाब है प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो बाकी सब में आपका मतलब मैंने जैसे डिस्कस किया कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो अभी छोड़ो नहीं है, पर ये प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट एंड आज का आखिरी सवाल, इन 2019 व्हिच मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकेंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। कितना टन स्टील प्रोड्यूस किया था? ये फालतू सवाल एसएससी पूछ सकता है, कौन याद रखेगा इतना? मैं एडवाइस करूंगा कि ये इस टाइप के सवाल को स्किप करो। इसका सही जवाब होगा 111 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन किया था इंडिया में। अगर इंडिया सेकेंड है तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट प्रोड्यूसर है चाइना, धरती का बोझ चाइना, ये फास्ट प्रोड्यूसर है। ओके, अगर किसी को इस पीपीटी का पीडीएफ चाहिए अगर रिवाइज करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, एंड विथ एनोटेशन मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस।